चैप्टर 3 है और इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। ओके, अब धारा विद्युत में मैं कुछ चीजें हैं जो आपको याद दिलाना चाहता हूं इसको स्टार्ट करने से पहले। ओके, आप ध्यान से देखिए। जैसे वाटर के केस में अगर आप देखेंगे तो अगर आप वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो करवाना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करवाना चाहते हैं, तो आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी जरूरी है, कौन कौन सा अरेंजमेंट होना जरूरी है, उसको एक मिनट के लिए जरा देखते हैं। फिर मैं आता हूं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और एक चीज और मैं बता दूं कि अभी तक जो भी 2 चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनमें दोनों चैप्टर्स में जो चार्ज आपका था उसके हम वो वाले इफेक्ट्स देख रहे थे जो चार्ज के स्टेबल रहने से बनते हैं, जो चार्ज के रुके रहने से इफेक्ट बनते हैं, वो वाले इफेक्ट्स हम पढ़ रहे थे। लेकिन जो हमारा चैप्टर 3 है इसमें हम चार्जेस के वो इफेक्ट्स देखेंगे जो चार्ज के मूव होने से बनते हैं, जो चार्ज के चलने से इफेक्ट मिलते हैं, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। अब चार्ज के चलने से इफेक्ट अगर बनते हैं तो चार्ज का चलना बेहद जरूरी है। अब कैसे चलेगा, तो चार्ज को अगर आपको चलवाना है उसी के लिए मैं आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स पहले लेके आया हूं। एक वाटर के केस में एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि हम वाटर को कैसे चलाते हैं। एक हीट का एग्जाम्पल हम देखेंगे कि हम हीट को कैसे फ्लो करवाते हैं। अगर ये 2 एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि चार्ज को हम कैसे चलाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं और उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी पे आते हैं। तो वाटर के केस में अगर आप वाटर को फ्लो करवाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। बड़ी सिंपल सी चीज है। सबसे पहले तो मेरे पास वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। आपको वाटर फ्लो करवाना है ना, तो आपके पास बहुत सारा वाटर होना चाहिए, बहुत सारा वाटर के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ओके, अच्छा, इसके बाद हमने लिया टैंक एट हायर लेवल। ये जो टैंक है आप देखें, एक टैंक हायर लेवल पर है, 2 टैंक मैंने लगाए हैं नॉर्मली आपको समझाने के लिए। तो एक टैंक हमारा हायर लेवल पर है और एक टैंक हमारा लोअर लेवल पे है। एक ऊंचाई पर रखा है, एक नीचे रखा है। जैसे कि आप समझ सकते हैं आपके घर की छत में रखी हुई टंकी जो आप रखवा लेते हैं पानी की, और नीचे टंकी तो छत में हो गई, उसके बाद नीचे पानी नाली में चला जाता है या तालाब में चला जाता है, तो वो लोअर लेवल का टैंक हो गया आपका। तो हमारे पास वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए जो कि एक हायर लेवल वाले टैंक में भरे होने चाहिए। तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए और उन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का लेवल कैसा होना चाहिए, हाई। लेवल हाई होने से पानी ऐसे भरा होने से दबता है, ठीक है। इसके साथ मेरे पास एक लोअर लेवल का टैंक होना चाहिए, और अगर आपके पास हायर लेवल का टैंक है, आपके पास लोअर लेवल का टैंक है, तो इसके होने से केवल वाटर का फ्लो नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा, केवल हायर लेवल और लोअर लेवल के टैंक होने से ही वाटर का फ्लो नहीं होगा, आपको याद रखना है। आप देखिए, आपके घर की छत में टंकी रखी होगी और नीचे तालाब है, तो क्या उससे वाटर का फ्लो हो रहा है? ऐसे नहीं होगा। वाटर का फ्लो करवाने के लिए बेटा हमें दोनों के बीच में एक कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए। मुझे ये एक कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए। देखिए, आपके पास अगर ये टैंक है, आपके पास ये टैंक है और पाथ नहीं है, तो यहां से कोई वाटर यहां पर नहीं आएगा, फ्लो नहीं होगा वाटर। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए। हाँ, अगर ये पाथ बीच में टूट जाएगा ऐसे, तो वाटर यहीं से नीचे गिर जाएगा, वहां तक नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल नॉर्मली हमको एक कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए वाटर को फ्लो करवाने के लिए। अब जैसे ही हम दोनों टैंक्स के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस पाथ लगाएंगे,
यहां से वाटर ऐसे तेजी से चलेगा, और क्योंकि ये हायर लेवल पर है, इसका H ज्यादा है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम है। हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की ओर वाटर चलता है, तो ये वाटर यहां पर चलता है। अब इस जो कॉन्टिन्यूअस पाथ हमने बनाया है, इस रास्ते पर कहीं पर भी अगर मैं अपनी एक टरबाइन लगा लेता हूं, बीच में वाटर ऐसे फ्लो होके जा रहा है, उसके बीच में हमने अपनी एक टरबाइन लगा दी, ऐसे यहां से ऐसा वाटर फ्लो होके जाता है। तो जैसे ही टरबाइन लगाएंगे वाटर ऐसा फ्लो होगा, और वाटर के फ्लो होने से टरबाइन घूम जाएगी। तो वाटर के फ्लो होने से टरबाइन घूमी, टरबाइन से हमने एक सैफ्ट लगा करके जनरेटर लगा लिया है। जब ये टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, हम बिजली बना सकते हैं। या इस सैफ्ट से हम आटा की चक्की लगा लेंगे, उससे हमारे गेहूं को हम पीस सकते हैं, आटा बना सकते हैं, उससे हमारा काम हो जाएगा। लेकिन आपके पास बहुत सारा टैंक में पानी है, वही टरबाइन आप यहां लेकर के जाइए और टैंक में लगा दीजिए, तो क्या टैंक में लगा देने से टरबाइन चलेगी और गेहूं पिसेगा? नहीं होगा। जैसे मैं इसके लिए एक और एग्जांपल आपको देता हूं, तालाब में भी बहुत सारा पानी हो सकता है और नदी में भी पानी होता है। आप अपने टरबाइन को तालाब के पानी में ले जाइए और तालाब के पानी में ऐसा लगा दीजिए, उसमें रख दीजिए। आप क्या सोचते हैं कि जब तालाब के पानी में जाके टरबाइन आप रख देंगे तो क्या वो टरबाइन घूमना शुरू हो जाएगी? और वही टरबाइन आप नदी जहां पर चल रही है, बह रही है, वहां पर आप टरबाइन को लेके जाइए, वहां भी टरबाइन को रख दीजिए पानी में ऐसे, तो कहां पर टरबाइन चलेगी और कहां टरबाइन नहीं चलेगी? आप समझ सकते हैं। आपकी टरबाइन तालाब के पानी में तो नहीं घूमेगी, लेकिन नदी के पानी में घूम जाएगी। तो दोनों ही जगह वाटर है, दोनों ही जगह पानी बहुत है, लेकिन नदी के पानी में ही टरबाइन क्यों चलती है? क्यों हमारा वहीं पर काम होता है, तालाब के पानी में हमारा काम नहीं हुआ? इसलिए क्योंकि नदी का पानी में पानी के साथ साथ फ्लो भी उस पे है। तो अगर बेटा हमें किसी भी चीज से वर्क करवाना है, किसी भी चीज से अगर मुझे काम करवाना है, तो उसका फ्लो होना बहुत जरूरी है। आप ही से अगर किसी को काम करवाना है, घर में आपकी मम्मी ने आपको कुछ बोला कि ये काम कर दो, तो आप कब कर सकते हो? जब आप एक जगह बैठे रहोगे, स्थिर रहोगे, तब कर सकते हैं, या आपको कोई काम करने के लिए चलना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो आपको अगर मार्केट जाना है या कहीं तक जाना है तो उसके लिए आपको मूव करना जरूरी है। बिना मूव किए तो आप काम नहीं कर सकते ना। अच्छा, सेम चीज यहां पर भी है। अगर आप वाटर से कोई वर्क करवाना चाहते हैं तो वाटर का फ्लो होना बेहद जरूरी है। और फ्लो होने के लिए क्या कंपलसरी कंडीशंस हैं? फ्लो होने के लिए हमारे पास कंपलसरी कंडीशंस हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होने चाहिए, हायर लेवल होना चाहिए, यानी कि हायर पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। एक दूसरी जगह पर लोअर लेवल रहना चाहिए, लोअर पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, और दोनों के बीच हमें एक कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए। जैसे ही हम एक कॉन्टिन्यूअस पाथ बनाएंगे, वाटर यहां से फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, यहां पर हम अपनी टरबाइन लगा देंगे और टरबाइन से हम अपना ये आटा की चक्की चला लेंगे। यहां पर हम लगा लेंगे फ्लोर मिल चला लेंगे अपनी, और इसमें बड़ी आसानी से गेहूं पिसता रहेगा, हमारा काम हो जाएगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी ना, वर्क करवाने के लिए किसी भी चीज से अगर आप वर्क करवाना चाहते हो तो उसका फ्लो होना बहुत जरूरी है। और फ्लो के लिए क्या आवश्यक है? इतनी चीजें आवश्यक हैं। वाटर फ्लो के लिए बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आवश्यक हैं। एक तरफ के वाटर मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी हाई होनी चाहिए, एक तरफ के वाटर मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी लो होनी चाहिए, और उनके बीच में हमको एक कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए। उसी कॉन्टिन्यूअस पाथ पे कहीं पर भी हमें जो भी वर्क करना है वो डिवाइस लगा लेंगे, वर्किंग सब्सटेंस लगा लेंगे, और वहां पर हमारा काम हो जाएगा। सेम चीज आपके हीट के केस में है। क्लास 11th में आपने हीट इंजन पढ़ा हुआ है, हीट इंजन पढ़ा हुआ है, उसका
एक रिवर्स हीट इंजन भी पड़ा हुआ है जिसे आप रेफ्रिजरेटर कहते हैं, वहां पर भी हमने वर्क करवाया था। तो वहां पर हमने किससे वर्क करवाया? वहां पर हमने हीट से वर्क करवाया था। अब जैसे आपने देखा कि अगर आपको वाटर से वर्क करवाना है तो आपको फ्लो करवाना बहुत जरूरी है, बिना फ्लो के तो आप वाटर से वर्क नहीं करवा सकते ना। सिमिलरली इफ यू वांट टू वर्क फ्रॉम हीट, अगर आप वर्क चाहते हैं हीट से, तो हीट अगर एक ऑब्जेक्ट में है तो वो वर्क नहीं करेगी आपकी। एक ऑब्जेक्ट बहुत गर्म है, एक ऑब्जेक्ट बहुत ठंडा है, लेकिन अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो वर्क नहीं होगा। हमको क्या चाहिए? हमको हीट का फ्लो चाहिए। कैसे फ्लो करवाएंगे? उसके लिए आपने क्लास 11 में हीट इंजन पढ़ा, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। इसके लिए एक बॉक्स, एक यहां पर डिवाइस होती है जिसे हम हीट रिजर्वॉयर कहते हैं, और यह हीट का सोर्स होता है। आप सभी स्टूडेंट्स को बताया गया था कि हीट का सोर्स की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अब मैं उसको नहीं बताऊंगा। और इसका टेम्परेचर बहुत ऊंचा होना चाहिए, ठीक है, एक तरफ। दूसरी तरफ एक ऐसी चीज होनी चाहिए, एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिसका टेम्परेचर कम होना चाहिए। एक तरफ हीट रिजर्वायर हो जिसके पास हीट बहुत सारी हो, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो। दूसरी तरफ एक ऐसी मुझे चीज चाहिए जिसका टेम्परेचर बहुत कम हो। अब और उनके बीच में हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस पाथ भी चाहिए बेटा हमको। उस कॉन्टिन्यूअस पाथ में से जब एक हाई टेम्परेचर पर है, एक लो टेम्परेचर पर डिवाइस है, दोनों के बीच हम एक कॉन्टिन्यूअस पाथ बना देंगे। तो आप सभी जानते हैं दैट हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जो ऊष्मा होगी वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर फ्लो होती है, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की ओर हीट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये हीट का यहां से ऐसा फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर ये हीट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा तो अब यह हीट काम कर सकती है। कैसे? यहां बीच में हम वर्किंग सब्सटेंस लगा देंगे। आप याद करें थोड़ा सा, ये कॉन्टिन्यूअस पाथ बनाया हमने, यहां वर्किंग सब्सटेंस लगा दिया। वर्किंग सब्सटेंस मींस यहां पर हमने हीट इंजन का पिस्टन, चक्का, गियर, ये सारी डिवाइस यहां लगा दिया। तो जब ये हीट ऐसा फ्लो होगी ये उन सबको घुमा देगी, घुमाते हुए चली जाएगी, और घुमाते हुए चली जाएगी तो हमारा इंजन चलेगा। और इंजन चलेगा तो हम इंजन में अगर गाड़ी में रख देंगे तो वो गाड़ी हमारी चलना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमारा वर्क होने लगेगा। लेकिन वर्क के लिए क्या जरूरी था? फिर से देखिए, जैसे यहां पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, यहां पर बहुत सारी हीट चाहिए हमको। ये इनका लेवल हाई होना चाहिए ताकि इनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई हो, इनका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। दूसरी तरफ मुझे एक लोअर लेवल वाली बॉडी चाहिए। सिमिलरली यहां पर मुझे एक लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी चाहिए जिसे हम सिंक कहते हैं। फिर तीसरी चीज हमको एक कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए, जैसे इसमें हमने बनाया था। यहां पर भी कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए और बीच में हम वर्किंग सब्सटेंस लगा देंगे, हीट फ्लो होगी और हमारा काम हो जाएगा। तो वाटर को फ्लो करवाने के लिए और हीट को फ्लो करवाने के लिए देखिए, जब तक फ्लो नहीं होगा वर्क नहीं होगा, और अगर वर्क करवाना चाहते हैं तो फ्लो जरूरी है। फ्लो के लिए क्या जरूरी है? फ्लो के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो एक डिवाइस हो, वाटर के केस में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हो, हीट के केस में बहुत सारी हीट होनी चाहिए उस पे। वाटर के केस में जो हमारा सोर्स होगा उसका लेवल हाई होना चाहिए, हीट के केस में उसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। वाटर के केस में एक दूसरा भी डिवाइस हो जिसका लोअर लेवल हो, हीट के केस में दूसरी डिवाइस का टेम्परेचर लोअर होना चाहिए। दोनों के बीच में एक कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए, दोनों में बीच में वर्किंग सब्सटेंस लगाएंगे। इसमें हमने फ्लोर मिल लगाई हुई थी, इसमें वर्किंग सब्सटेंस उसके इंजन के मुताबिक हम यहां पर लगा देंगे। उससे जब पानी फ्लो होगा तो ये चलेगी, हीट फ्लो होगा तो हमारा इंजन चलना शुरू कर देगा। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिकल चार्जेस से वर्क करवाना चाहते हैं, आपने इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में पढ़ा हुआ है, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल चार्जेस से वर्क करवाना चाहते हैं
तो जो चीजें यहां जरूरत पड़ी हैं आपको, वही चीज इलेक्ट्रिकल चार्जेस को फ्लो करवाने में जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप इलेक्ट्रिक चार्जेस से वर्क करवाना चाहते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एक डिवाइस में बहुत सारे स्टोर करके रखे हैं और मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारा कुछ काम करें, हमारा कुछ काम करें मीन्स हमारा पंखा चलाएं, हमारे बल्ब को जलाएं, हमारा टेलीविजन चलाएं, हमारे कंप्यूटर को चलाएं, हमारी फ्रीज को चलाएं, हमारी वॉशिंग मशीन चलाएं, बहुत सारी डिवाइस हमने घर में लगा के रखी हैं। उन सारी डिवाइसेस को हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस की हेल्प से चलाना चाहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए इलेक्ट्रिकल चार्जेस से कैसे चलेगी। सबसे पहले फ्लो करवाना पड़ेगा या फ्लो नहीं करवाना पड़ेगा? आंसर है बिना फ्लो के तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे यहां बिना फ्लो के नहीं कुछ होता था, सिमिलरली यहां पर भी बिना फ्लो के कुछ नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू टेक सम वर्क फ्रॉम द इलेक्ट्रिक चार्जेस देन यू विल हैव टू फ्लो द चार्जेस। आपको चार्जेस को फ्लो करना पड़ेगा, बिना फ्लो के कुछ नहीं होगा। ठीक, एक बात तो हम समझ गए कि बिना चार्ज के फ्लो हुए चार्ज हमारा वर्क नहीं करेंगे। दूसरी चीज क्या है? तो हम चार्ज को फ्लो करवाना चाहते हैं, कैसे करवाएं हम फ्लो चार्ज को? उसके लिए जो चीजें यहां जरूरत थी वही मुझे यहां चाहिए। सबसे पहली चीज, मुझे चार्जेस का एक सोर्स चाहिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। याद आया आपको? तो मुझे चार्जेस का एक सोर्स चाहिए जिसमें बहुत सारे चार्जेस भरे होने चाहिए। ये चार्ज का एक सोर्स मैंने लगाया, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इसके भीतर बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस भरे हुए हैं। ऐसा बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस इसके अंदर हमने कंप्रेस करके भरा हुआ है। ऐसा एक स्टोर आप अभी पिछली क्लास में ही पढ़ के आए हैं, पिछले लेसन में सॉरी पढ़ के आए हैं। ऐसा एक स्टोर जिसे आप कैपेसिटर बोलते थे। नो सॉरी, ये सोर्स है। सोर्स हमारा कैपेसिटर नहीं होता है, सॉरी। सोर्स हमारी बैटरी जैसे है। हमारे घरों में सेल लगा होता है, बैटरी हमारे यहां पर लगी होती है, वो सोर्स है। तो मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस का यहां पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मुझे चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस भरे हों। ओके, अब अगर डायरेक्ट इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस भरे हैं तो ये जब निकलेगा तो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस निकलेगा, तो फिर ये कैपेसिटर है। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को लेना, ये बेटे हमारे कन्वीनियंस पर डिपेंड करता है कि हमारी किस प्रकार की सुविधा है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक चार्जेस बैटरी से भी ले सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक चार्जेस कैपेसिटर से भी ले सकते हैं। मैं दोनों का क्लियर कर देता हूं आपको। अगर आप इलेक्ट्रिक चार्जेस बैटरी से या सेल से ले रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस का सोर्स है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक चार्जेस कैपेसिटर से ले रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस का स्टोर है। स्टोर और सोर्स में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। स्टोर वो होता है जिसके अंदर जो भरा हो वही मुझे बाहर मिले। तो अगर अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस भरे हैं और वही बाहर मिल रहे हैं तो फिर वो स्टोर है। लेकिन बैटरी और सेल में अंदर केमिकल भरा होता है, तो अंदर केमिकल एनर्जी होती है, लेकिन मुझे बाहर इलेक्ट्रिकल चार्जेस मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, तो वो स्टोर नहीं है, वो सोर्स है। तो ये आपकी सुविधा पर है कि आपने सोर्स लगाया, आपने कैपेसिटर लगाया, आपने बैटरी लगाई, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक सोर्स चाहिए यहां पर। और इसका क्या हाई होना चाहिए? जैसे इसमें इसका लेवल हाई होना चाहिए, इसमें टेम्परेचर हाई होना चाहिए, इसमें क्या हाई होना चाहिए? तो जब एक ऐसी बॉडी में जिसमें बहुत सारे चार्जेस आप दबा दबा के कंप्रेस करके चार्जेस को भर देंगे तो उसका बहुत सारा पोटेंशियल हाई हो जाएगा। आप जानते हैं चार्ज से पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो इसका पोटेंशियल हाई होना चाहिए, इसका लेवल हाई होना चाहिए, इसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए, इसका पोटेंशियल हाई होना चाहिए। एक दूसरी डिवाइस भी मुझे चाहिए जो जिसका पोटेंशियल लो हो। यहां पर इसका लेवल लो था, यहां टेम्परेचर लो था, और यहां पर मुझे लो पोटेंशियल वाली ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं फ्लो करवाने की बात कर रहा हूं। और उसके बाद इन दोनों के बीच में मुझे एक कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए।
कॉन्टिन्यूअस पाथ नहीं होगा तो भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो इतनी चीजें चाहिए। जब मैं इतनी अरेंजमेंट कर दूंगा यहां पर, फिर मैं देखूंगा कि यहां से ऐसे चार्ज फ्लो होके यूं इस तरीके से चलना शुरू कर दिया। अब जब चार्ज यहां से फ्लो होके जाएगा तो यहां पर बीच में हम अपनी कोई भी डिवाइस लगा देंगे। ये बीच में हम यहां पर एक बल्ब लगा देंगे ऐसा, बीच में हम अपना यहां पर एक पंखा लगा देंगे, बीच में कोई भी डिवाइस हम यहां पर लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल चार्जेस से चलने वाली जो भी चीजें हैं वो हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो गया, आपने देखा, और बल्ब लगाया तो बल्ब के फिलामेंट से ऐसे बड़ी तेजी से निकलेगा, और जब बहुत तेजी से निकलेगा क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज भागेगा। बीच में आपने पंखा लगा दिया, बल्ब लगा दिया, तो उसके फिलामेंट से बड़ी तेजी से ऐसे फ्लो हुआ, फिलामेंट से फ्लो हुआ, इतनी जोर फिलामेंट से टकराया कि फिलामेंट गर्म हो गया, लाल हो गया एकदम, और लाल होने के बाद और ज्यादा चमकना शुरू कर दिया उसने, बल्ब जल गया। पंखे पे गया, पंखे की मोटर भी बड़ी तेजी से स्ट्राइक किया और मोटर को उसने घुमा दिया, पंखा चलने लगा, हमको हवा मिलती है उससे, और हमारा काम हो गया। तो चार्ज से भी हमने वर्क करवा लिया। इस तरीके से चार्ज को हम फ्लो करवा सकते हैं। कितनी चीजों की जरूरत है ये आप अब समझते हैं। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, जब वाटर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, पानी जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, तो आप इसे कहते हैं करंट ऑफ वाटर। आप इसे करंट ऑफ वाटर बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पानी की धारा। सभी बच्चों को याद होगा। यहां पर हीट फ्लो होती है तो हम करंट ऑफ हीट कह सकते हैं इसको। जब बड़ी जोर से फ्लो होती है, पानी ऐसे एक जगह दूसरी जगह जाता है तो हम बोलते हैं बड़ी तेज धारा है पानी की। नदी में पानी बह रहा होता है तो हम बोलते हैं बहुत तेज धारा है पानी की, या धारा इस समय धीमी है। इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली यहां पर भी करंट ऑफ हीट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जब यहां पर फ्लो होते हैं तो हम इनके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? हम इनके लिए यूज कर सकते हैं करंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बड़ा सिंपल है, वाटर फ्लो होके जा रहा था, करंट ऑफ वाटर, चार्जेस फ्लो होके जा रहे हैं तो करंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, हीट फ्लो होके जा रही है करंट ऑफ हीट। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? आई कैन से हियर करंट ऑफ हीट। सिमिलरली दिस इज, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक चलेगा, बहेगा, तो हम उसको बोलेंगे करंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और मैं आपको बता दूं, करंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस को ही हम एक दूसरा नाम रखते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हमने एक दूसरा नाम रखा है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा इसी को कहा जाता है, विद्युत धारा। तो बेटा अब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब अगर कोई भी कभी भी आपसे पूछता है कि बताइए विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि विद्युत आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, फिर से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। क्या होती है विद्युत धारा? आई होप कि अब आपको यह समझ में आ गया है। मैं इसको लिख देता हूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, flow of electrically charged particles is known as electric current.
मीन्स वैद्युत आवेशित कणों का फ्लो होना, उनका प्रवाहित होना ही वैद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। मैं यहां पर आपको हिंदी में भी लिख देता हूं। विद्युत आवेशों का प्रवाह ही विद्युत आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। और आपने देखा कि जब हमने प्रवाह करवाया फिर हमारा वर्क हुआ, पंखा चला, बल्ब जला, हमारी वॉशिंग मशीन चली, हमारी बहुत सारी डिवाइसेस जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस से चल सकती हैं वो उनके फ्लो करवाने से सब हमारा काम होना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले तो हमने ये डेफिनेशन बनाई विद्युत धारा क्या होती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और विद्युत आवेशों का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। जिस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स का बहना पानी की धारा कहलाता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होना विद्युत धारा कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हो गया। अब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो हमें बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, इतने सारे इफेक्ट्स उसके देखने को मिलते हैं। मैं इसको भी रेज कर देता हूं। इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो होने से या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से मुझे उसके बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हमारा पंखा चलता है, हमारा बल्ब जलता है, हमारा कंप्यूटर भी उसी से चलता है, हमारा लैपटॉप मोबाइल भी आपका उसी से चार्ज होता है। आपकी सारी चीजें जो भी इस तरीके से जरूरत की हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड हैं, वो सब आपके इलेक्ट्रिक करंट से चलती हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूं दैट व्हाट आर द इफेक्ट्स What are the effects of electric current? What are the effects of electric current? इलेक्ट्रिक करंट के कौन कौन से इफेक्ट हैं? जैसे अभी देखा कि इलेक्ट्रिक करंट के चलने से पंखा चलता है, बहुत सारी डिवाइसेस चलती हैं, ये उसके सब इफेक्ट हैं। मेनली हमने उन इफेक्ट्स को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पॉइंट है, पहला जो पार्ट है वो आपका है हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट भी देती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। दूसरा इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट आपने देखा, प्रेस इस पर काम करता है, इलेक्ट्रिक प्रेस, इसके बाद हीटर इसी पर वर्क करता है। बल्ब में भी जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो बल्ब भी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। दूसरा है इसका केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप देखते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, उसमें वैद्युत अपघटन, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं। नंबर 3 जो इसका तीसरा इफेक्ट है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 3 मेन इफेक्ट होते हैं हमारी इलेक्ट्रिक करंट के, जिसमें से हमें अपनी क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट को ज्यादा स्टडी करना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ही हमें स्टडी ही करना है अपनी क्लास 12th की आपके सिलेबस में। तो ये इतने सारे इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होती है। आखिरकार हमने देख तो लिया, हमने उसके लिए सारा अरेंजमेंट भी तैयार कर लिया। अब हम ये जानना चाहते हैं हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किस तरीके से होती है, आप ध्यान से देखिए। हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो होती है, आप जरा गौर करिए।
ये इसके लिए मैं एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूंगा कि ये कैसे फ्लो होती है। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके, आपने देखा होगा कहीं पर एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, कोयला ले जाने वाली कन्वेयर बेल्ट। ये एक यहां पर ऐसे ये एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक चीजों को कन्वे करती है। एक एग्जाम्पल ये है, इसमें यहां पर बॉक्सेस बने होंगे और कोयला रख के वो ले जाएंगे, यहां से कोयला ले जाएंगे और यहां जाकर गिरा देंगे। ये बेल्ट फिर से वापस आ जाएगी, यहां से फिर वो कोयला भरेगी, फिर ले जाएगी, और इस तरीके से ये एक कन्वेयर बेल्ट का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। दूसरा आप और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं एस्केलेटर का। इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स आपने देखी होंगी, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आप जाते हैं या कहीं बहुत अच्छी बिल्डिंग में आप जाते हैं तो वहां पर कभी कभी देखते हैं कि एस्केलेटर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स। इसका ये वाला हिस्सा ऐसा ऊंचा कर दीजिए, ये नीचे रखिए, ऐसे हो जाएगा। फिर ये बेल्ट जो कि ऐसे चलती है ये ऐसे चलेगी, और इसी पर सीढ़ियां लगा दीजिए तो वो सीढ़ियां ऊपर नीचे से ऊपर जाती रहेंगी, फिर घूम के नीचे से ऊपर इस तरीके से चलती रहेंगी, और उसमें कोई भी व्यक्ति जाके ऊपर चढ़ सकता है, छत में जा सकता है। तो एस्केलेटर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। आपकी साइकिल की चेन आप देख सकते हैं, यहां पर हम साइकिल की चेन का पैडल लगाते हैं, पैडल घुमाते हैं, और आप देखते हैं कि पैडल का पिछला पहिया, साइकिल का आपका पिछला पहिया जब इसको घुमाते हैं तो उसमें एक चेन लगी हुई है, और वो चेन की मदद से आपका पिछला पहिया घूमता है। ये पैडल हमने घुमाया, हमने इस पे वर्क किया और पूरी चेन घूमी, जिससे साइकिल का पिछला पहिया घूमा। ये तीनों एग्जाम्पल आप सोचिए और मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए कौन सी चीजें मुझे जरूरी हैं, जरा गौर कीजिए। एक तो मुझे जरूरी है ये सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी देने वाली चीज एक तो मेरे पास होनी चाहिए, चाहे वो एस्केलेटर हो, चाहे वो साइकिल का केस हो आपका, चाहे आपका कन्वेयर बेल्ट का केस हो, यहां इंजन या सोर्स एनर्जी का होना चाहिए। अगर साइकिल के केस में है तो पैदल आप चलाएंगे, एनर्जी तो देंगे ना आप उसको। और एक ये कॉन्टिन्यूअस पाथ मुझे चाहिए, जैसा कि अभी भी हम बात कर रहे थे कि एक मुझे कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए। उसके लिए कॉन्टिन्यूअस पाथ ऐसा कि इसमें जितने भी कड़ियां लगी हैं, जितने भी कड़ियां लगी हैं चैन में, बेल्ट में, आपने देखा उन सब की जो कड़ियां लगी हैं सब एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। ये आप बहुत याद रखें, दिस इज मस्ट, दिस इज कंपल्सरी थिंग, कि सब की सब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो एक तो सोर्स चाहिए, एक कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस पाथ की सभी कड़ियां एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे से जुड़ी रहनी चाहिए। जैसे अगर आप ये सोचें कि यहां से कोयला ऐसे जाएगा, यहां गिर जाएगा, तो ये कोयले को एनर्जी देने वाली चीज, मशीन को, यहां से कोयला ऐसे जा रहा है इसमें भर के, और इसके बाद कोयला यहां गिर जाता है। यहां की कड़ी कोयला ले जा रही है क्या? ये वाली कड़ियां कोयला नहीं ले जा रही हैं। इट मीन्स अगर आप सोचें कि ये वाली कड़ियां कोयला एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर को ये ट्रांसमिट नहीं कर रही हैं, तो अगर इनमें से हम एक कड़ी को हटा दें तो क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है? आंसर है फर्क पड़ता है। आप समझ गए क्या होगा? अगर ये पूरी बेल्ट में से ये कड़ियां कोयला ले जा रही हैं, ये पावर को ट्रांसमिट कर रही हैं, ये कड़ियां कोयला नहीं ले जा रही थी, पावर को ट्रांसमिट नहीं कर रही थी, लेकिन उनमें फिर भी बीच में से अगर मैं एक भी कड़ी को यहां से निकाल दूंगा, अब आप समझ सकते हैं कि कोयला एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, मशीन काम नहीं करेगी आपका। आप समझते हैं? इसलिए कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए, पाथ को डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए, ये आप याद रखिए। और यही रीजन है कि आप देखिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे घरों में पावर हाउस से दो तार आते हैं, एक ये वाली तार है, एक ये वाली तार है, दो वायर्स आते हैं, दो कंडक्टर आते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट कर सकें।
तो दो तार आते हैं, प्लग में आपने देखा होगा दो तार लगे होते हैं, तो वो दो तार आते हैं। होता क्या है, एक से इलेक्ट्रिकल चार्जेस पावर हाउस से हमारे घर तक आते हैं, हमारे पंखे को चलाते हैं, ऐसे जाते हैं, पंखे को घुमाते हैं, पंखा घूम जाता है और घूमने के बाद दूसरे तार से ये चार्जेस फिर वापस चले जाते हैं, पावर हाउस में जाते हैं। पावर हाउस का जनरेटर चार्जेस को फिर एनर्जी देता है, फिर उनको भेज देता है, यहां पर भेज देता है, फिर आते हैं, पंखा घुमाते हैं, फिर ये वापस चले जाते हैं, जनरेटर फिर उनको एनर्जी देके भेजता है, पंखा चलाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए, विदाउट कॉन्टिन्यूअस पाथ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकती, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने तोड़ दिया था, तो आपने देखा साइकिल की चेन, आप चल रही है साइकिल, अगर एक कड़ी भी आप उसकी तोड़ देते हैं तो आप समझ सकते हैं क्या, एक कड़ी भी अगर कभी टूट जाती है साइकिल की चेन की, तो क्या कभी साइकिल चलती है आपकी? उसके बाद आप साइकिल को चला नहीं सकते। यही सेम प्रोसीजर यहां पर है, इसीलिए दो तार लगते हैं, एक में से चार्ज आते हैं और एक में से चार्ज वापस जाते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें तो क्या क्या मुझे चाहिए, एक तो एनर्जी का सोर्स चाहिए, चार्ज का सोर्स चाहिए, दूसरा यहां पर मुझे पाथ चाहिए और जो डिवाइस मुझे चलानी है वो मैं यहां पर लगा लूंगा। ठीक है, अगर मुझे करंट फ्लो नहीं करवानी है, चलाना नहीं है, तो वो हमें अपना उसका एक अरेंजमेंट कर लेते हैं। कैसा अरेंजमेंट कर लेते हैं, कहीं पर भी हमने ये कंडक्टर को ब्रेक कर दिया, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्विच बोलते हैं। तो जैसे ही हम यहां से करंट को या इस पाथ को ब्रेक कर देंगे, जैसे ही इस ब्रेक कर देंगे पाथ को, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, हमारा पंखा चलना बंद हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। अच्छा, अब अगली चीज देखिए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्विच। ये हमारी जो अरेंजमेंट होती है कि हम जब चाहें इस पाथ को कॉन्टिन्यूअस कर दें, हम जब चाहें पाथ को डिसकॉन्टिन्यूअस कर दें, कॉन्टिन्यूअस कर देंगे, फैन चलता रहेगा, आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट आती रहेगी। अगर पाथ को डिसकॉन्टिन्यूअस कर देंगे तो वो फैन बंद हो जाएगा, करंट का आना बंद हो जाएगा। अब इनमें से ये जितने भी चीजें हैं आप ध्यान रखें, अगर ये आप फैन चला रहे हैं यहां पर, तो आपके घर में जितनी भी चीजें लगी हुई हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, उन सबको हम बोलते हैं लोड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, सारी ऐसी डिवाइसेस को, आपका टेलीविजन, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका सबमर्सिबल की मोटर, आपका बल्ब, आपका पंखा, कंप्यूटर, जो भी इलेक्ट्रिक करंट से आप चलाते हैं, ये सबको हम लोड बोलते हैं। और ये सब कुछ मिला के लोड, स्विच, एनर्जी का सोर्स, ये कंडक्टर, ये सारी चीजें मिलाकर हम इसको बोलते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको कहते हैं। तो याद रखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट सिर्फ कंडक्टर नहीं होता, इलेक्ट्रिक सर्किट में सोर्स भी आता है, जनरेटर भी आपका आएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टर भी आएगा, लोड भी आएगा, स्विच भी आएगा। इस सब को मिलाकर के हम इस पूरी चीज को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और एक चीज देखिए, और ये जितने अलग अलग चीजें, जैसे कि लोड हुआ, स्विच हुए, जनरेटर हुआ, कंडक्टर हुआ, इन सब को हम इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट होंगे? आपके घर में जो लोड है वो भी, स्विच, कंडक्टर, इस तरीके से जितनी भी चीजें आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट से चलती हैं, वो सब, या जो सर्किट में लगा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में जितनी भी चीजें मिलेंगी वो सब इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट कहे जाएंगे। आप बल्ब लगा देंगे बीच में तो बल्ब भी कंपोनेंट हो गया, आपने बीच में कंप्यूटर लगा दिया, कंप्यूटर भी इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कंपोनेंट्स आपको बताए हमने। अच्छा, अब और थोड़ा सा इस पे आगे चलते हैं। तो इसमें मैं अब इसके बाद आपको ये बताता हूं, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ के बारे में अब हम बात करते हैं, या
इंटेंसिटी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। देखिए कौन कौन सी चीजें हमको चाहिए और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगी कब नहीं होगी, ये सब मैंने लिखा भी है, आपने समझा भी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं और वो ये, यहां पर हम दो वर्ड यूज करेंगे, दो वर्ड यूज करेंगे। एक वर्ड यूज करेंगे ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, और एक दूसरा होगा क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इन वर्ड्स को आपको थोड़ा सा समझना है। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब है। ओपन और क्लोज, इन दोनों में से एक में करंट सर्किट में फ्लो होगी और एक सर्किट आपका ऐसा होगा जिस वक्त करंट सर्किट में से फ्लो नहीं होगी। अब आपको सोचना है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट है तो करंट फ्लो होगी या नहीं फ्लो होगी। ध्यान से सोचिए और बताइए मुझे। आपने सोचा होगा, चलिए मैं बता देता हूं आपको कि अगर आपका सर्किट ओपन सर्किट है तो याद रखिए सर्किट ओपन है। ओपन का मतलब होता है स्विच ऑफ। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है कि स्विच ऑफ है और जब स्विच ऑफ होगा डिस्कनेक्ट है, पाथ कैसा हो गया, डिसकंटीन्यूअस पाथ हो गया। डिसकंटीन्यूअस पाथ, अगर पाथ डिसकंटीन्यूअस हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगी, करंट डज नॉट फ्लो। ओके, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब होता है स्विच ऑन। स्विच ऑन का मतलब क्या है, पाथ जो है वो कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है, कॉन्टिन्यूअस पाथ। और अगर पाथ कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है इसका मतलब करंट फ्लो होगी, करंट विल फ्लो, करंट फ्लो होगी। तो थोड़ा सा ये भी आपको याद रखना है इस तरह से कि हम जब भी बोलेंगे हमारी फिजिक्स में सर्किट ओपन है, आप बिल्कुल मत सोचिएगा जैसे आप घरों में यूज करते हो, बोलते हो जरा स्विच चालू कर दो, स्विच ओपन कर दो, तो आप उसका मतलब समझते हैं कि स्विच ऑन कर दो। लेकिन नहीं, हमारी फिजिक्स में ओपन सर्किट ओपन करने का मतलब होता है स्विच ऑफ कर देना, यानी कि उस समय करंट नहीं फ्लो होती। हमारे फिजिक्स में इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज करने का मतलब है सर्किट बंद कर दो, इसका मतलब है स्विच ऑन कर दो। सर्किट ओपन कर दो, इसका मतलब है स्विच ऑफ कर दो, और पाथ कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगी। ये भी दो वर्ड्स आपको थोड़ा सा याद रखने हैं जरा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट आपका बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ करंट की। इंटेंसिटी ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट आप यहां पर लिख सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की तीव्रता। विद्युत धारा की तीव्रता, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे फर्स्ट लेटर आप देख रहे हैं आई है, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है। क्या होती है, थोड़ा ध्यान से जरा इसके बारे में देखिए। बाई चांस यहां पर आपने कुछ भी लगा लिया, एक ऐसी मशीन लगा ली जो कि चार्ज को काउंट करती है। यहां पर हमने एक ऐसी डिवाइस लगाई जो यहां से जाने वाले चार्जेस को क्या करेगी, काउंट करेगी। और कितने चार्जेस को, एक सेकंड में जाने वाले चार्जेस को काउंट करेगी। हमने देखा कि एक सेकंड में यहां से 10 कूलम चार्ज पास होता है, तो एक सेकंड में 10 कूलम अगर चार्ज पास होता है तो हम बोलते हैं कि यहां से जाने वाली करंट की इंटेंसिटी है
10। लेकिन याद रहे वो चार्ज कितनी देर में पास होने वाला चार्ज है? आंसर है 1 सेकेंड में पास होने वाला चार्ज। अगर यहां से 1 सेकेंड में पास होने वाला चार्ज 20 कूलॉम है तो हम क्या बोलेंगे कि यहां से जाने वाली इलेक्ट्रिक करंट 20 कूलॉम है। और उसके साथ हम ये भी कहेंगे कि करंट की बढ़ गई, क्या बढ़ गई? आंसर है करंट की इंटेंसिटी बढ़ गई। तो अगर 1 सेकेंड में 10 कूलॉम चार्ज पास हो रहा है पहले, तो इंटेंसिटी कम है, और बाद में 1 सेकेंड में 20 कूलॉम चार्ज पास हो रहा है, तो अब करंट की क्या चीज बढ़ गई? करंट की इंटेंसिटी बढ़ गई। तो इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर कर रहे हैं? 1 सेकेंड में सर्किट के किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले चार्ज को हम इंटेंसिटी ऑफ करंट बोलते हैं। फिर से किसी भी विद्युत चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज पास होता है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हम चाहें तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन यहां पर बना सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे? किसी भी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में जितना विद्युत आवेश गुजरता है उसे हम उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। ओके, चलिए हम इसको लिख लेते हैं। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में अनुप्रस्थ काट किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में गुजरने वाले विद्युत आवेश को उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता कहा जाता है या तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत धारा की तीव्रता किसे कहेंगे? हम किसी भी एक जगह पर, पूरे पाथ में किसी भी एक जगह पर खड़े हो जाइए, 1 सेकेंड में जितना चार्ज यहां से पास हो जाएगा हम उसे बोलेंगे विद्युत धारा की इतनी तीव्रता है। अगर 1 सेकेंड में 10 कूलॉम चार्ज पास हो रहा है तो चालक में विद्युत धारा की तीव्रता 10 है। 1 सेकेंड में 20 कूलॉम चार्ज पास हो रहा है तो चालक में विद्युत धारा की तीव्रता 20 है और पहले से ज्यादा है इंटेंसिटी। तो वही मैंने लिखा, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में गुजरने वाले विद्युत आवेश को उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज द फर्स्ट लेटर I. So we have made a representation for the intensity of electric current small I. ओके, अच्छा, अब लेकिन प्रॉब्लम एक है, आप सोच सकते हैं कि सर यहां पर 1 सेकेंड तो इतना छोटा टाइम होता है कि उस 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास होगा हम तो जान भी नहीं पाएंगे। इसके लिए हमने उसका एक तरीका बनाया। तरीका यह बनाया कि हमने थोड़ी देर तक चार्ज को देखा, हमने dt समय तक चार्ज को देखा कि dt समय ले, 1 सेकेंड तक नहीं देखा, हमने dt समय तक देखा कि dq चार्ज पास हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाएगी। यदि dt समयांतराल में चालक से dq आवेश यदि dt समयांतराल में चालक से dq आवेश
गुजरता है तो उस चालक में विद्युत धारा की तीव्रता, उस चालक में विद्युत धारा की तीव्रता I इज इक्वल टू dq अपॉन dt। ये फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे? dt समय में dq आवेश, मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं, dt सेकंड में dq आवेश, देयरफॉर 1 सेकंड में dq अपॉन dt आवेश, और 1 सेकंड में जो आवेश पास होगा उसी को तो हम करंट बोलेंगे, तो ये करंट होगी dq अपॉन dt। ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर एक बड़ा समय अंतराल आपने लिया है तो उस समय में ज्यादा चार्ज पास होगा, आप उसके लिए करंट का फॉर्मूला q अपॉन t भी कर सकते हैं। तो ये करंट का फॉर्मूला बन जाता है आपका। करंट की इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब इंटेंसिटी ऑफ करंट के बाद, क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी बना ली हमने, तो बहुत जरूरी है इसके बारे में हमें सारी बातों को समझना, सारी बातों को जानना। सबसे पहले हम इसका बनाते हैं कि करंट की एक डेफिनेशन हम चाहें तो यहां से और बना सकते हैं। क्या? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वैसे डेफिनेशन तो हम लिख ही चुके हैं, चलिए ठीक है, रहने दीजिए इसको। हाँ, सबसे पहले हम इसका यूनिट बनाना चाहते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की तीव्रता का मात्रक। क्या मात्रक होगा? थोड़ा ध्यान से देखें। I का फॉर्मूला आपने पढ़ा है अभी अभी, dq अपॉन dt। ठीक है, इसमें अगर मैं लिखता हूं तो dq का यूनिट क्या होगा? चार्ज है, और चार्ज का यूनिट आप सभी बच्चे जानते हैं, कूलॉम्ब होता है। टाइम का यूनिट आप जानते हैं, सेकेंड होता है। तो करंट का यूनिट हुआ कूलॉम्ब पर सेकेंड। और बार बार मुझे कूलॉम्ब पर सेकेंड, कूलॉम्ब पर सेकेंड ना बोलना पड़े, इसलिए हमने एक इसका छोटा सा नाम रखा गया, जिसे हमने बोला एम्पियर। और एम्पियर का हमने जो सिंबल बनाया वो बनाया कैपिटल ए। ध्यान रखें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I है और एम्पियर का सिंबल ए है। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पर बहुत सारा काम किया था। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हुई थी, इसलिए उनके सम्मान में ही हमने करंट का यूनिट जो कूलॉम्ब पर सेकंड था उसका नाम हमने एम्पियर रख दिया था। और एम्पियर का हमने सिंबल क्या बना लिया? ए बना लिया। तो इस तरीके से करंट का यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या बन गया? एम्पियर बन गया। आपको हमेशा याद रखना है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू dq अपॉन dt एम्पियर। ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट बन गया। अब अगर आप 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यहीं से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आज के अपने इस लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे। आज हम इसको यहीं पर रोक देते हैं। अभी मुझे इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। जैसे अभी तो मुझे 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है, इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो आज मैं अपनी इस लेक्चर पर इतना ही रखता हूं। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से तैयार करें और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे जब हम लोग मिलेंगे तो हम इसके 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की भी बात करेंगे और उसके साथ में इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है या स्केलर, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।